हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके एचआरएम के 350 टू 400 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग बुक से अच्छा पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। 300 से 400 क्वेश्चन है, तो इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके एचआरएम सब्जेक्ट के, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और ये 350 जो क्वेश्चन आपको टू हैंड्स के ऐप में मिल जाएंगे। आप लोग ऐप डाउनलोड करके इन क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ हो फ्री में आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है, जो वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, वो वीडियोस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रही है। वीडियोस में सारे आपके 400 क्वेश्चंस कवर नहीं है। मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस है सिर्फ वही आपकी वीडियो में कवर होगा। बाकी के जो आपके 300 के आसपास क्वेश्चंस बच गए, जो कि सिंपल है, आप उनको गो थ्रू आसानी से कर सकते हैं, बट वो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जौहरी विंडो? ये क्या चीज है और किस बात से, मतलब किस कंसेप्ट को ये जो है बताती है? ये एक पॉपुलर मॉडल है। ये मॉडल किस काम आता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ को वर्कर्स कैन इंक्रीज देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। को वर्कर्स मतलब हम ऑफिस में जो एम्प्लॉय से काम करते हैं, तो वो कैसे आपस में एक दूसरे की, आपस में जो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे वो बढ़ा सकते हैं। तो उसी पर्पज के लिए ये जौहरी विंडो वाला मॉडल दिया गया। दिस विंडो वाज, इस मॉडल को डेवलप किया गया था आपका लुफ्त एंड हैरी इनग्रेम। तो जोसेफ लुफ्त ऑफ हैरी इनग्रेम ने इस मॉडल की शुरुआत की थी, को उन्होंने डेवलप किया था। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन टू आइडियाज। तो इस मॉडल में दो आइडियाज की बात की गई है। ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स। अगर आप अपने बारे में दूसरे को, अपने कलीग्स को बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एंड लर्निंग यूर सेल्फ फ्रॉम देयर फीडबैक। और उन्होंने अगर आपको कोई फीडबैक दिया है तो उससे आप खुद को इम्प्रूव करेंगे। तो दो चीज़ों से जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है, मतलब दो आइडियाज पे ये मॉडल काम करता है। पहला आइडिया है कि अगर आप अपने बारे में अपने कलीग्स को बताएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन आप उनको शेयर करेंगे, रिवील करेंगे, तो उनसे जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और दूसरा इनका मॉडल था कि लर्निंग यूर सेल्फ फ्रॉम देयर फीडबैक। तो अगर कुछ भी फीडबैक दिया गया है तो उस फीडबैक से आप सीख रहे हैं। आपके फ्रेंड ने, आपके कलीग ने आपको कोई फीडबैक दिया, आपने उसको सीरियस लिया और उस फीडबैक के हिसाब से जो है काम किया, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का फीडबैक ना दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने काम किया। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है इस मॉडल के हिसाब से। ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जोहरी मॉडल फ्रॉम थ्रू फोर जो है विंडो पेन्स। तो इसमें जो है चार क्वाड्रेंट्स या चार विंडो पेन बनाया गया है। ये हर पर्सन पे लागू होता है। Each four window panes significantly personal information, feeling, motivations, and whether that information is known or unknown to oneself or other self in four viewpoints। तो ये जो जोहरी विंडो है, इसमें एक विंडो टाइप की चीज बना के दी है और इसमें इन्होंने बोला है ये आपका एक विंडो का शेप है। ठीक है, तो इसमें चार व्यू पॉइंट्स की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से चार व्यू पॉइंट्स है उसको हम देखेंगे। इसमें पहला आता है आपका ओपन एरिया, दूसरा आता है ब्लाइंड, तीसरा आता है हिडन और चौथा आता है हमारा अननोन एरिया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ओपन एरिया का मतलब क्या है? इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन विच आर नॉन टू इंडिविजुअल्स एंड देयर कलीग्स। तो ये ओपन एरिया का मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो, जिसके बारे में आप भी जानते हैं और आपका कलीग भी जानता है। दूसरा था ब्लाइंड एरिया। इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर्स बट नॉट नॉन टू इंडिविजुअल। ब्लाइंड का मतलब, ब्लाइंड में क्या है कि बाकी लोग आपको देख सकते हैं बट आप बाकी को नहीं देख सकते। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल को उसके बारे में नहीं पता बट बाकी लोग आपके बारे में जानते हैं, तो वो आपका आ जाएगा ब्लाइंड एरिया। तीसरा आता है हिडन एरिया। इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन विच इज नॉन टू सेल्फ बट हिडन फ्रॉम अदर्स। हिडन मतलब हम खुद तो जानते हैं बट बाकियों से ये छुपा हुआ है, मतलब बाकी को उसके बारे में नहीं पता। ये ब्लाइंड का बिल्कुल अपोजिट है। ब्लाइंड में क्या है कि बाकी लोग जानते हैं बट हम नहीं जानते। हिडन में क्या है कि हम जानते हैं बट बाकी लोग नहीं जानते। लास्ट आता है आपका अननोन एरिया। इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन विच इज अननोन टू बोथ। अननोन मतलब ना तो हम जानते हैं ना ही दूसरे जानते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए अननोन है। ये ओपन का बिल्कुल अपोजिट है। ओपन में क्या होता है कि हम भी जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन, जो हमें भी मालूम है और हमारे कलीग्स को भी मालूम है, तो वो हो जाएगा ओपन। अननोन का मतलब हो जाएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दोनों को नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम और बाकी को भी नहीं मालूम, तो वो हो जाएगा अननोन। ब्लाइंड का मतलब, ब्लाइंड को आप ऐसे कंसिडर कीजिए कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो दूसरों को नहीं देख सकता, तो मतलब इंडिविजुअल्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन नॉन नहीं है बट दूसरे उसको देख सकते हैं। तो दूसरों के लिए इन्फॉर्मेशन, दूसरों को इसके बारे में मालूम है बट आपको नहीं मालूम। हिडन बिल्कुल उसका अपोजिट है। हिडन मतलब दूसरों के लिए हिडन है, मतलब दूसरों को नहीं मालूम बट आपको मालूम है। तो हिडन और ब्लाइंड बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट या रिवर्स बोल सकते हैं। और ओपन और अननोन बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स है। ओपन में ये इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल को भी मालूम है और कलीग्स को भी मालूम है, बट अननोन में ऐसा नहीं है। अननोन में इंडिविजुअल को भी नहीं मालूम और कलीग्स को भी नहीं मालूम। ब्लाइंड में क्या होगा कि इंडिविजुअल्स को, इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर्स बट नॉट नॉन टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स को नहीं मालूम बट अदर्स को मालूम है। और हिडन में क्या हो जाएगा, दूसरों के लिए हिडन है, मतलब अदर्स के लिए हिडन है बट इंडिविजुअल को ये इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो इस तरह से जो है चार व्यू पॉइंट्स पे इन्होंने विंडो के थ्रू इसको बताने की कोशिश की है। यही इसका डायग्राम भी है यहाँ पे। तो इस पे यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉन टू सेल्फ, नॉट नॉन टू सेल्फ,
नॉन टू अदर्स, नॉट नॉन टू अदर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि ओपन एरिया में क्या बोला जाता है, तो ओपन एरिया में क्या होगा, नॉन टू सेल्फ, नॉट नॉन टू अदर्स। इस तरह से ऑप्शन दिया होगा तो आपको मालूम होना चाहिए ओपन मतलब दोनों को मालूम है, तो नॉन टू सेल्फ और नॉन टू अदर्स। ऐसे ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या है, नॉन टू अदर्स, दूसरों को मालूम है, नॉट नॉन टू सेल्फ। तो ब्लाइंड पर्सन खुद को नहीं देख सकता। इस तरह से आप लोगों को याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगी कि ब्लाइंड क्या है, खुद को नहीं देख सकता। तो नॉट नॉन टू सेल्फ, खुद को नहीं मालूम बट बाकी देख सकते, तो बाकी को मालूम है। ऐसे हिडन, हिडन मतलब दूसरों के लिए हिडन है। तो नॉन टू सेल्फ, हमें तो मालूम है बट दूसरों को नहीं मालूम, नॉट नॉन टू अदर्स। ऐसे अननोन, अननोन मतलब ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, तो जो इंडिविजुअल है उसके लिए भी अननोन है और जो आपके अदर्स है उसके लिए भी अननोन है, तो वो आ जाएगा आपका अननोन। अननोन और ओपन बिल्कुल अपोजिट है। ओपन मतलब खुले में, हम आपको भी देख सकते हैं, लोग हमें भी देख सकते हैं, यानी कि हमें आपके बारे में मालूम है और अदर्स को भी आप मालूम है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें भी मालूम है बाकी को भी मालूम है, तो उसको ओपन से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है विंडो यहाँ पे बन गया। और क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। इस तरह से होगा कि नॉट नॉन टू सेल्फ एंड नॉन टू अदर्स, तो वो कौन सा है, ब्लाइंड, ओपन, हिडन, अननोन करके चार ऑप्शन रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा ब्लाइंड। ठीक है, ये लो डायग्राम आप लोग याद कर लीजिए। अगर डायग्राम नहीं भी आप लोगों ने याद किया तभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि ब्लाइंड के केस में क्या सोचना है कि ब्लाइंड पर्सन खुद को नहीं देख सकता बट बाकी लोग उसको देख सकते हैं, तो नॉट नॉन टू सेल्फ, नॉन टू अदर्स। ठीक है, ओपन मतलब बिल्कुल मान लीजिए खुले हवा में आप ओपन जगह पे, तो बाकी लोग आपको देख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, यानी हमें भी मालूम है बाकी को भी मालूम है, ओपन इन्फॉर्मेशन है। हिडन मतलब दूसरों के लिए हिडन है, हम तो जानते हैं बट बाकी लोग नहीं जानते, नॉट नॉन टू अदर्स। ऐसे अननोन मतलब जिसको कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना आपके कलीग्स जानते हैं, तो अननोन मतलब ये इंडिविजुअल्स के लिए भी नॉट नोन है और अदर्स के लिए भी नॉट नोन है, तो वो आ जाएगा हमारा अननोन में। ठीक है, तो ये जोहरी विंडो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इसकी जो ट्रिक है वो भी हम लोगों ने याद की कि ब्लाइंड को आपको कैसे सोचना है, हिडन है तो मतलब दूसरों के लिए हिडन है, मतलब दूसरे लोग नहीं जानते। अननोन मतलब ना हम जानते हैं ना ही हमारे कलीग्स जानते हैं। ठीक है, ये बस एक याद करने का ट्रिक था ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें ब्लाइंड में क्या आएगा, ओपन में, हिडन में और अननोन में क्या क्या इसमें आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज पगमेलियन इफेक्ट। पगमेलियन इफेक्ट क्या होता है, इसको रोजेंटल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक टाइप का ना साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन विच हाई एक्सपेक्टेशन लेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन अ गिवन एरिया एंड लो एक्सपेक्टेशन लेड टू वर्स्ट। इसको बहुत सिंपल तरह से समझते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक दूसरे का नाम है बी, ठीक है। अब ए क्या करता है कि मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए वो थोड़े से भी अच्छे नंबर लेके आता है तो उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि तुम ये बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए हो। तो ए क्या करता है, वो सोचता है कि मैंने तो थोड़ी सी मेहनत की और मुझे इतनी तारीफ मिल रही है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, तो वो और मोटिवेट हो जाता है और फिर वो और मेहनत करता है और अगली बार उसके मार्क्स बढ़ेंगे, तो उसका जो ग्राफ होगा ना मार्क्स का, तो वो बढ़ता जाएगा। उसके मतलब बी है, बी के पेरेंट्स क्या है, वो डिमोटिवेटेड टाइप के, मतलब जब बी के मार्क्स मान लीजिए ठीक ठाक आते हैं, अच्छे नहीं है ठीक ठाक आते हैं, मान लीजिए 60% आए बी के और 60 आए ए के, तो ए के पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट मतलब बहुत मोटिवेट किया कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए, तुम इतने मतलब इतने इंटेलिजेंट हो, इस तरह से उन्होंने बोला कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छे हो। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने, ए के पेरेंट्स ने उसकी तारीफ की, जिसकी वजह से ए का मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ गया। उसने मान लीजिए थोड़ी सी मेहनत की थी जिसके हिसाब से उसके 60% आए थे, तो वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया तो मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, उसके अंदर जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है उसके अंदर शुरू होगा और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करेगा और बहुत चांस है कि अगली बार उसके मार्क्स इससे बढ़ेंगे, हो सकता है 60 to 80% उसके मार्क्स अगली बार आ जाए। लेकिन बी के बदले बी के पेरेंट्स ने क्या किया उसके साथ कि उसके 60% मार्क्स है तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डांटना शुरू किया कि पड़ोस में देखो उसके 80% मार्क्स है, तुम्हारे मतलब बहुत कम मार्क्स, और उल्टा सीधा ए को बहुत मतलब बी को बहुत सुना है उसके पेरेंट्स ने। तो बी ने जितनी भी मान लीजिए मेहनत की या नहीं की, जिस हिसाब से उसके 60% मार्क्स है, तो उसके अंदर का जो दिल है वो टूट जाएगा। ठीक है, बी को लगेगा कि मेरे जो पेरेंट्स है उन्होंने मेरे मार्क्स की कोई अहमियत नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैं किसके लिए पढ़ूँ, तो उसके जो मन है उसके मन में जो है डीमोटिवेशन जागेगा। और डीमोटिवेशन का रिजल्ट क्या होगा, चांसेस बहुत है कि जो 60% है अगली बार उसके मार्क्स और कम हो जाए, शायद वो 50% हो जाए और ये ग्राफ डाउन चला जाता है। तो ये ए और बी में क्या फर्क हुआ, सबसे बड़ा फर्क हुआ कि इसको जो है इसने जितना भी काम किया उसके लिए उसको बढ़ावा दिया गया, इसको अप्रिसिएशन किया गया, इसकी तारीफ की गई, जिसकी वजह से ए बहुत खुश हुआ, बहुत मोटिवेट हो गया, उसने बहुत पढ़ाई की और आगे वो एक अच्छे नंबर लेके आया। लेकिन बी के साथ बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल अपोजिट हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसके 60% उसको बहुत ताने मारे, पड़ोसियों से उसका कंपैरिजन किया और उसको बोले कि उसके नंबर जो है पड़ोसियों के कंपैरिजन में बहुत कम आए। तो वो जो बी है, बी का दिल वैसे ही टूट गया, उसको लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की फिर भी पेरेंट्स ने मेरी मतलब कोई अहमियत नहीं समझी। तो उसका जो अब जो थोड़ी बहुत उसके अंदर जो उम्मीद बची थी कि मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, वो उम्मीद, वो होप खत्म हो जाएगी और बी बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेगा और बहुत चांस है कि अगली बार ये मार्क्स 60 से कम होकर 50%, शायद फिर बाद में 40%, इस तरह से जो है ग्राफ जाएगा। तो यही होता है आपका
पगमेलियन इफेक्ट। इसमें बोला गया है ये मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पे ये जो है होता है, और ये रियल लाइफ में भी होता है, आप लोग उसको आजमा के देखना है, बिल्कुल काम करता है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फिनोमेना है इन विच हाई एक्सपेक्टेशन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन अ गिवन एरिया। अगर आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई है, और एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं, आप उनको तारीफ के थ्रू भी उनको बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। एंड लो एक्सपेक्टेशन, अगर आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से आपके पेरेंट्स ने बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उस केस में जो बी है, बी का दिल क्या है, बिल्कुल उसका दिल बिल्कुल टूट गया, उसको लगेगा कि कोई फायदा नहीं है, मतलब मेरे से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूँ। ठीक है, इस तरह की फीलिंग बी को आएगी, तो चांस है कि उसका फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस है वो वर्स हो जाए। तो इसी को पगमेलियन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है कि अगर उससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है तो वो खुद मेहनत करता है और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा रही है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होती जाती है। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये बताता है कि अगर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। इफ बॉस कंसिडर द एम्प्लॉय ए हार्ड वर्किंग पर्सन, देन द एम्प्लॉय विल ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। अगर बॉस को लगता है कि उसका एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको बोल भी रहा है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो एम्प्लॉय पूरी कोशिश करेगा कि जो उसके बॉस के एक्सपेक्टेशन है वो उसको पूरा करे, एंड विल डू हार्ड वर्क, और सच में हार्ड वर्क करने शुरू करेगा। दिस इज यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय पॉजिटिव। तो ये फायदा क्या है, ये जो पिगमेलियन इफेक्ट है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है और उनके अंदर जो है पॉजिटिविटी रखी जाती है, मतलब वो अपने काम में पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करते हैं। तो वही होता है हमारा पिगमेलियन इफेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला व्हाट आर 10 सीज ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो 10 सीज क्या है, हाउ कैन लीडर एंगेज एम्प्लॉयज, हेड, हार्ट, हैंड्स, और इसी को जो है 10, इसको जो समराइज किया गया 10 सी के थ्रू किया गया। ठीक है, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट के लिए 10 जो है सीज को इस्तेमाल किया गया। उसमें से पहला सी क्या है, कनेक्ट। लीडर शुड शो दैट दे वैल्यू एम्प्लॉय। कनेक्टिविटी मतलब जो एम्प्लॉय है उनको फील होना चाहिए कि अपने बॉस के साथ वो कनेक्ट फील कर रहे हैं। तो कनेक्ट मतलब उनको अपने जो बॉस है, जो लीडर्स है, उनको अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करनी चाहिए। दूसरा आता है इसमें हमारा करियर। लीडर शुड प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क विद अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर एडवांसमेंट। मतलब चैलेंजिंग मतलब अच्छा खासा चैलेंज और मीनिंगफुल वर्क देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज उसमें मिल सके, उसके करियर में उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मिल सके। तीसरा आता है क्लैरिटी। लीडर शुड कम्युनिकेट अ क्लियर विजन। क्लैरिटी मतलब विजन, मतलब फ्यूचर में हमारा क्या गोल है, हम कहाँ खुद को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा विजन होता है। तो क्लैरिटी के साथ लीडर्स को ये बात कम्युनिकेट करनी चाहिए, अपने एम्प्लॉय को बतानी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, हमें क्या क्या गोल अचीव करने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कन्वे। लीडर क्लैरिफाई देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन देयर फंक्शंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। कन्वे मतलब इन्फॉर्मेशन को भेजना। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस है, लीडर्स को जो भी अपने एक्सपेक्टेशंस है एम्प्लॉयज से, तो उनको बतानी चाहिए और फीडबैक भी देना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, जो भी फीडबैक आपको लगता है अपने एम्प्लॉयज का, तो आप उसको फीडबैक देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंग्रेचुलेट। लीडर मस्ट कन्वे देयर फीडबैक ऑन द गुड वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट बाय वे ऑफ कंग्रेट। अगर मान लीजिए आपके सबऑर्डिनेट ने कोई अच्छा काम किया, तो आप उनको कोई कंग्रेचुलेशन इस तरीके का मैसेज आप उसको देंगे। एम्प्लॉय फील दैट दे रिसीव इमीडिएट फीडबैक व्हेन देयर परफॉर्मेंस इज पुअर और बिलो एक्सपेक्टेशन, और जब वो बहुत खराब भी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आप उनको फीडबैक देंगे। द सेम एम्प्लॉय ऑल्सो रिपोर्ट दैट प्रेज एंड रिकॉग्निशन फॉर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन मच लेस is a much less common. Expectation leaders may give recognitions, they do so a lot, they coach and convey। यानी जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तभी आप उनको बताएंगे, और कुछ भी अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है या बिलो एक्सपेक्टेशंस है, तब भी ये इन्फॉर्मेशन आप उनको देंगे। और कंग्रेचुलेट इस वाले पॉइंट में स्पेशली यही बोला गया कि अगर कोई भी अच्छा काम आपका सबऑर्डिनेट कर रहा है तो आप उनको कंग्रेचुलेशन मैसेज, इस तरह की चीजें जो उनको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट 6 नंबर का जो सी है वो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूट। पीपल वांट टू नो दैट देयर इनपुट मैटर्स एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इन ए मीनिंगफुल। कंट्रीब्यूट मतलब जो लीडर्स हैं उनको बताना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छा लगता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में उनका कंट्रीब्यूशन है, मीनिंगफुल वे में है। तो ये चीज़ भी जो है लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल। Employee value control over the flow and pace of their job, and leader can create opportunities for employees to exercise this control। कंट्रोल का सिंपल इसमें मतलब इस तरह से बोला गया है कि जो है जो भी काम जो कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, उसको देख रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है। और वो जो एम्प्लॉयज है उसको जो है उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी जो है क्रिएट कर सकता है, कौन, लीडर। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेट। स्टडी शोज दैट व्हेन एम्प्लॉय वर्क इन टीम एंड हैव द ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ देयर टीम मेंबर्स,
दे आउट परफॉर्म इंडिविजुअल्स एंड टीम विच लैक गुड रिलेशनशिप। मतलब कोलिब्रेट मतलब मिलजुल के काम करना, टीम वर्क जिसको बोला जाता है, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ। तो इस पर में बोला गया कि एक अच्छी टीम और जिसके एम्प्लॉयज बहुत पॉजिटिव होकर काम कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल जो मेंबर है टीम के, उनके अंदर बहुत एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कोलाब्रेशन होता है मिलजुल के काम करना। तो ये प्रॉपर स्टडी की गई है और उसमें पता लगाया है कि जो एम्प्लॉयज टीम में काम करते हैं और उनके टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन देते हैं, मतलब एक दूसरे पे भरोसा और एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, तो उससे जो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ग्रेट लीडर्स आर टीम बिल्डर्स, दे क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट फॉस्टर ट्रस्ट एंड। तो ग्रेट लीडर्स क्या होते हैं? ये टीम बिल्डर्स होते हैं और ये ट्रस्ट और कोलाब्रेशन का जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 आपका आता है क्रेडिबिलिटी। लीडर शुड स्ट्राइव टू मेंटेन ए कंपनी रेपुटेशन एंड डेमोस्ट्रेट हाई इथिकल स्टैंडर्ड। मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अच्छा खासा रेपुटेशन जो है बना के रखना है, ये लीडर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। और एक अच्छा खासा इथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इथिकल मतलब जो चीज़ें सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप कुछ भी अनइथिकल या इलीगल चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए। और कंपनी का रेपुटेशन बना रहे तो इसीलिए जो है लीगल को जो है लीडर्स को जो है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। 10th और लास्ट पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस। गुड लीडर्स हेल्प क्रिएट कॉन्फिडेंस इन ए कंपनी बाय बीइंग एग्जाम्पल ऑफ हाई इथिकल। तो आप अच्छी इथिकल और अच्छे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रख रहे हैं, तो इससे जो है कंपनी में जो है कॉन्फिडेंस जो है क्रिएट करते हैं कौन? लीडर्स। इससे जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में जो है मदद करते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं खुद को, उनका अच्छा खासा इथिकल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से वो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल सेटअप होते हैं और कंपनी में जो है एम्प्लॉयज़ में जो है कॉन्फिडेंस भी जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे 10 सी आपका यहाँ पे इसमें हो गया। शॉर्ट पे चलिए इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन से बोले। तो पहले में कनेक्ट, कि जो लीडर है एम्प्लॉयज जो है उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो अपने लीडर से जो है कनेक्ट फील करे। ऐसा कब होगा? जब लीडर्स अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करेंगे। सेकेंड आता है आपका करियर। लीडर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को ताकि उनका करियर डेवलपमेंट किया जा सके। क्लैरिटी, जो भी आपका विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपका पर्पस है, विजन होता है फ्यूचर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो ये बात लीडर को क्लियर कट बतानी चाहिए, क्लियर टर्म में क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए एम्प्लॉय को कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन और हमें ये विजन अचीव करना है। नेक्स्ट आता है कन्वे। तो उनको क्लियरिटी के साथ जो भी एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज से जो भी एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन को, तो लीडर्स को ये बात क्लियर कट बतानी चाहिए। कोई भी फीडबैक है तो फीडबैक भी देना चाहिए। कंग्रेचुलेट, अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको कंग्रेचुलेशन मैसेज, इस तरह की चीजें जो है उनको करनी चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन, जो लोग हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छा लगता है कि अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन उनको बतानी चाहिए। कंट्रोल, जो काम है, उनकी जो जॉब्स है आपके अंडर जो काम करे तो उनको जो है लीडर कंट्रोल करके रखता है। कोलाबोरेशन, बहुत स्टडी की गई है और उसमें पता लगा कि जो टीम के लोग पॉजिटिव स्पिरिट के साथ एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके एक दूसरे के ट्रस्ट के साथ अगर काम करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया कोलाबरेट। तो जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो टीम बिल्डर्स होते हैं, मतलब एक अच्छी टीम को बिल्ड करना वो जानते हैं और वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें टीम के जो मेंबर्स हैं आपस में ट्रस्ट और कोलैबोरेट वाली फीलिंग से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिबिलिटी। जो लीडर्स हैं उनको अपनी कंपनी की जो है भरोसा, रेपुटेशन, एथिकल स्टैंडर्ड अच्छा खासा रखना चाहिए ताकि जो रेपुटेशन है वो कंपनी की बनी रहे। लास्ट आता है आपका कॉन्फिडेंस। जो गुड लीडर्स हेल्प क्रिएट कॉन्फिडेंस इन ए कंपनी बाय बीइंग एग्जाम्पल। तो वो कंपनी में कॉन्फिडेंस क्रिएट करके रखते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करते हैं अच्छे एथिकल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो ये सारे हमारे 10 सी ऑफ लीडर्स के जो है यहाँ पे हमारे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कितने टाइप की मोटिवेशन होती है? तो देखा जाए तो दो टाइप से आपकी, एक आ जाएगा इंट्रिंसिक, एक हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आपके अंदर से आपको मोटिवेशन फील हो रहा है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप खुद को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, यही डिफरेंस है। अब चलिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में देखेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रिवॉर्ड इनहेरेंट टू टास्क और एक्टिविटी इटसेल्फ, द एंजॉयमेंट ऑफ ए पजल्स और लव ऑफ प्ले। कोई पजल्स अगर आप खेल रहे हैं या आपको खेलना पसंद है या कोई आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से फील हो रहा है? वो आपको अंदर से फील हो रहा है। दिस फॉर्म ऑफ मोटिवेशन हैज बीन स्टडीड बाय सोशल एंड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट सिंस द 97। तो 1970 से ही जो है इस तरह की जो मोटिवेशन है जो कि इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होती है, तो ये सोशल और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है। तो मतलब आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन फील होगा, जैसे कोई आप पजल सॉल्व करने लग गए तो उसमें जो अंदर से आपको खुशी महसूस होती है उसी की वजह से आप जो है मोटिवेटेड फील करते हैं। या किसी को खेलना बहुत पसंद है तो वो बहुत मोटिवेट होकर जो अपना काम कर रहा है, खेल रहा है, तो इस तरह से क्या है कि हमें बाहर से कुछ, हमें उसमें हमें बाहर से कुछ फायदा नहीं हो रहा फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। सेकेंड आता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हमें
खुद से अंदर से हमें फील नहीं हो रहा काम को लेके मोटिवेशन, हमें कहीं बाहर से जो है कोई चीज़ मिल रही है जिससे हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मनी। जब पैसा हमें मिलेगा तो उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। कुछ और भी है, जैसे कई बार मतलब नेगेटिव फैक्टर्स भी हमें बाहर से जो है मोटिवेटेड फील कराते हैं, जैसे कोई थ्रेट है, कोर्सन ऑफ पनिशमेंट, जो मतलब अगर आपने इस काम को इस तरह से नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, कोई दबाव है आपके ऊपर, तब भी आप जो है बाहर से अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। इन स्पोर्ट्स द क्राउड, कई बार कोई खेल चल रहा होता है, कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, तो जो क्राउड है वो बहुत चीयर अप करती है, तो इससे जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो आपस में खुद को जो है अपने खुद को काफ़ी अच्छा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये सारे उनके एक्सटर्नल मोटिवेशंस के फैक्टर आ गए। इन्हीं को बोला जाएगा एक्सट्रीनसिव मोटिवेशंस, ठीक है। एक्सट्रीनसिव मतलब बाहर से हमें मोटिवेशन फील हो रहा है, इंट्रिंसिक मतलब खुद से अपने अंदर से हमें मोटिवेशन फील हो रहा है। तो यही दो टाइप का हमारा मोटिवेशन इसमें हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर क्या है? व्हेन यू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज, जब आप एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करते हैं, यू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब आपके जो एम्प्लॉयज आपके साथ मान लीजिए कलीग है, आप मान लीजिए बीएम है और आपके अंडर कोई अकाउंटेंट या फील्ड ऑफिसर या क्लर्कल काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपके जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो आपने बात बोल दी कि इस ब्रांच के अकाउंटेंट तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो अकाउंटेंट सुनेगा तो उसको उस जब आपने उसके लिए एक अच्छी बात बोली, आपने उसको रिवॉर्ड किया, ठीक है, तो इससे जो आपके अकाउंटेंट है उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगा, ठीक है, यू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। तो आपने अपने अकाउंटेंट के लिए अच्छी बात बोली, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाएगा, किसके अंदर, अकाउंटेंट के अंदर। तो वही होता है हमारा रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, मतलब हम दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी डाल रहे हैं उनकी तारीफ करके, जब हमें लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ किसी की भी तारीफ करें, वैसे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, रियल में हमें देखना पड़ेगा, ताकि जो बाकी के जो लोग हैं वो भी आपकी बात से सहमत रखें। अब ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर कोई काम ही नहीं कर रहा उसको भी बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो बाकी लोग सोचेंगे हम इतना काम करते हैं, हमें तो कोई रिवॉर्ड करता नहीं है, और जो काम नहीं कर रहा उसको भी रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल जेन्यून जो है इसमें बताना पड़ेगा, सच में जो हार्ड वर्क आपको लगता है, सच में जो अच्छा काम करता है, आपको सिर्फ उसको ही बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी वजह से आप एक रीइंफोर्स कर पाएंगे क्या, पॉजिटिव बिहेवियर। व्हेन यू नोटिस अ बिहेवियर इन योर वर्क प्लेस दैट यू वांट टू सी मोर, बी श्योर टू एक्नॉलेज। जब आपने अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में कोई ऐसा बिहेवियर देखा जो आप चाहते हैं कि इस तरह से बिहेवियर कंटिन्यू रहे, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और रिवॉर्ड भी करना पड़ेगा। लाइकवाइज व्हेन एन अनडिजायरेबल बिहेवियर पॉप अप्स, बी श्योर टू कंस्ट्रक्टिव एंड डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, मतलब बताएंगे, फीडबैक देंगे उसी टाइम पे, ताकि एम्प्लॉय समझ सके कि इट इज रॉन्ग, ये सही नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एंड कन्फ्रंट दोज बिहेवियर फेयरली एंड हेड ऑन। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए आप उनको बताएंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, आप उसको नोटिस करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्नाइज और उसको रिवॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में वो अच्छा जो काम आपने देखा कि कोई हार्ड वर्क कर रहा है या बहुत मेहनत तरह से काम कर रहा है, बहुत सपोर्टिव वे में काम कर रहा है, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो मतलब आपने पॉजिटिव बिहेवियर को इन्फोर्स किया। और साथ साथ इसमें ये भी बोला है कि अगर कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर, आप चाहते हैं कि कोई इस तरह का बिहेवियर हो रहा है बट वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो आपको उसको भी बताना पड़ेगा कि इस तरह का बिहेवियर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ताकि फ्यूचर में जो है वो चीज़ रिपीट ना हो सके, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।